अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सब लोगों को जरा क्लियर कीजिए अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, कि मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि वॉइस मेरी जो है वो आप लोगों तक आ रही है। काइंडली अगर आप लोग जो है वो कुछ भी पूछना हो, कोई डिस्कशन करनी हो तो आप चैट में प्लीज़ कर सकिएगा। मैंने इस वक़्त सबको म्यूट किया हुआ है। अगर किसी ने कोई बात पूछनी है, क्वेश्चन करना है तो जस्ट रेज़ योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूँगा। क्योंकि वो जब सारे माइक अनम्यूट होते हैं ना तो दरमियान में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है। अच्छा, हमने अभी जो शुरू करना है वो हमारा क्यूएसओ 1984 है। हमारा जो आज का सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो है क्यूएसओ 1984। अहमद मलिक साहब, आप प्लीज अपना जो है ना वो स्पीकर चेक कर लीजिए अगर आपको वॉइस नहीं आ रही, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि वॉइस जो है वो क्लियरली मेरी तरफ से जो है वॉइस जा रही है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, क्यूएसओ 1984 ये हमारा सब्जेक्ट है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको किसी भी एग्जाम में अगर आपने अपेयर होना है ना, किसी भी एग्जाम में, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो सिविल जज का एग्जाम है, चाहे वो आपका एडिशनल सेशन जज का एग्जाम है, या अभी जो है आपका जैसे लीगल इंस्पेक्टर के लिए, इंस्पेक्टर लीगल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में भी नहीं जाते हैं तो आप लोगों की जो प्रैक्टिस है ना, चाहे वो क्रिमिनल में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या सिविल में कर रहे हैं, आपको क्यूएसओ फिंगर टिप पे आना चाहिए। इसके बगैर आप एक अच्छे लॉयर बन ही नहीं सकते। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें आप कि आप क्यूएसओ को पढ़े बगैर जो है ना कोई अच्छी जो है आप वकालत में कोई कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो इसलिए इसको सिर्फ आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, बल्कि आपने ये भी ज़हन में रखना है कि मैंने कल को इसे फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिस के लिए भी यूज करना है। अभी भी स्टूडेंट आए जा रहे हैं, प्लीज कोशिश क्या करें कि टाइम पे एंटर हो जाए, क्योंकि और भी क्लासेस साथ में चल रही होती है। अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि क्यूएसओ को स्टार्ट करने से पहले ना हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि क्यूएसओ बेसिकली है क्या। आपको किसी को आइडिया है कि क्यूएसओ जो है वो हमें उसकी बेस क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, क्यूएसओ हमारे पास आया कहां से है? किसी को इसका आइडिया है? कोई मुझे बताएगा कि क्यूएसओ जो है इसका ओरिजिन क्या है? क्यूएसओ हमें जो आ, हमारे तक जो पहुंची है, क्या ये इसी हालत में था या इससे जो है वो कोई डिफरेंट शेप में ये हमारे पास थी पहले? जस्ट मिनट, मैं आप सब लोगों को ना अनम्यूट करता हूँ, तो प्लीज एक टाइम में एक ही पर्सन जो है वो प्लीज आंसर कीजिएगा। जी अदनान सिंधु साहब, आपने हैंड रेज किया जी, प्लीज। क्यूएसओ कैसे हमारे तक पहुंचा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी प्लीज। अच्छा सर, ये एक इंडियन लॉ था, पहले लॉ ऑफ एविडेंस था। हम्म। उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में जब इन्होंने वो शरीयत लॉ नाफिज किया, हम्म। तो उसमें उन्होंने जो है ना कानून शहादत ऑर्डर ठीक। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक आर्टिकल्स इसमें इजाफा कर। ओके, ठीक हो गया, सही है, जबरदस्त। राइट। जी सर। अच्छा देखिए, आप एक चीज ये समझ लें कि जब भी आपने कोई एक्ट पढ़ना शुरू करना है ना, कोई भी एक्ट पढ़ना शुरू करना है, आपने सबसे पहले ना उसकी बैकग्राउंड में जाना है। ठीक है, उसकी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है कि ये लॉ आखिर बना क्यों था, किस लिए बनाया गया था, इसका पर्पस क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था। अच्छा देखिए, क्यूएसओ को समझने के लिए जैसे आपने कहा कि हमें लॉ ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को पढ़ना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी ना हिस्ट्री बताता हूँ, ताकि जब आप कोर्ट में या अपने एग्जाम में जो चीजें लिख रहे होंगे तो आपको इसकी थोड़ी आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों बना था। देखिए, जो अगर हम जैसे हम इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं, पहले ये सारे का सारा हिंदू इन्फ्लुएंस के अंडर था। अगर इस रीजन को, इस एरिया को हम देखें तो इसमें तीन डिफरेंट एरा जो है वो गुजरे हैं, तीन तरह के दौर गुजरे हैं। ठीक है, अच्छा ये आप प्लीज नोट करते जाइएगा। वो तीन तरह के अगर दौर की हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो दौर था ना वो एंशिएंट इंडिया का था। एंशिएंट इंडिया जो कि बहुत पुराना इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हिंदू कल्चर, हिंदू धर्म जो था वो डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, इधर प्लीज इसकी जरा थोड़ी हिस्ट्री सुन लीजिए। ठीक है, आप लोगों के आंसर ठीक आ रहे हैं। अच्छा, अब जब यहाँ पे जो तो इंडिया था ये जिसका हम भी हिस्सा थे पहले,
यहाँ पे हिंदुइज्म जो था ना वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट रिलीजन था। ये मैं आपको इसके 3 इरा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो एविडेंस एक्ट 1872 बना है वो कोई एक दिन की वर्किंग नहीं है, उसके पीछे एक बड़ी कहानी है, एक बड़ी बैकग्राउंड है उसकी। अच्छा, एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, क्योंकि हिंदुइज्म था तो वहां पे अगर देखा जाए तो उनकी जो सेक्रेड बुक्स थी, जो होली बुक्स थी, जैसे धर्मशास्त्रा है या उनकी दूसरी संस्कृत की जो बुक्स थी, उनको इस्तेमाल किया जाता था एविडेंस के लिए, ठीक है, गवाही देने के लिए। अच्छा, एक और भी सुने, एविडेंस एक्चुअली जो डिराइव हुआ है ये एविडेंस के वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को प्रूव करना, ठीक है, किसी चीज को क्लियरली शो करना या किसी चीज को डिस्क्लोज करना। ओके, तो यहाँ पे पहले जो मैंने सिस्टम बताया हिंदूज का था, तो वो लोग क्या करते थे, अपना धर्मशास्त्र ये जो बाकी उनकी संस्कृत की जो किताबें थी उसको यूज करते थे, उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई थी उससे वो हेल्प लेते थे एविडेंस को प्रूव करने के लिए, या एविडेंस को अपने जस्टिस सिस्टम का जो उन्होंने हिस्सा बनाया था उसके लिए। अच्छा, अब क्योंकि उस वक्त जो वहां पे सिस्टम था किंग का था और किंग ही जज होता था, ठीक है, क्योंकि किंग ऑल इन ऑल होता, और किंग जो है वो जो डिसीजन करता था उसके डिसीजन की या उसके जो जस्टिस की बेस होती थी वो उनका धर्म होता था, ठीक है, धर्मा कह ले, धर्म वाज देयर बेस, वो उनका बेस था जिसको बेस बना के वो फैसला करते थे। अब जैसे इसमें मैं एग्जांपल के लिए, ये एक वशिष्ठा जी है, ये हिंदूज के बहुत बड़े प्रीस्ट हैं और बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इन्होंने वो जो किताबें थी इनकी उनमें से 3 तरह से डिवाइड किया एविडेंस को, या आप ये कह लीजिए कि उन्होंने जो क्लासिफिकेशन बताई एविडेंस की उन्होंने 3 तरह की बताई हिंदूज के। वशिष्ठा जी ने अपनी किताबों से जो उनकी होली बुक्स थी उसमें सबसे पहले उन्होंने एक बनाया लेखिया। लेखिया ये अगर आपको देखे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लेखिया, डॉक्यूमेंट, लेखिया का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो एक बताया वो साक्षी, साक्षी का मतलब होता है विटनेस, गवाही, गवाह जो होता है उसको साक्षी कहा जाता है। फिर इसी तरह से भुक्ति, पोजेशन में। तो ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन जो थी एंशिएंट इंडिया में जो थी वो होती थी, जो कि लॉ ऑफ एविडेंस के लिए यूज की जाती थी। अच्छा, फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है सेकंड पीरियड जिसको मेडिवल इंडिया भी कहते हैं, और इसके अंदर इंडिया में सब कॉन्टिनेंट पे मुस्लिम जो रूलर थे वो डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे जो डोमिनेंस थी वो मुस्लिम्स की थी, ठीक है, यानी पहले में हमने कहा हिंदूज का था और वो अपनी बुक्स को यूज कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया कि बहुत सारे उनके ऐसी प्रीस्ट या स्कॉलर या जूरिस्ट थे जिन्होंने उसके बारे में लिखा। विशिष्टा जी का मैंने बताया कि उसने जो है वो 3 तरह की क्लासिफिकेशन बनाई जो हमारी एविडेंस के लिए से लेखिया, साक्षी, मुफ्ती। फिर मिडिवल इंडिया का टाइम जब आया इसमें मुस्लिम्स का इरा था। अच्छा, अब देखिए मुस्लिम्स के इरा में कुरान को बेस बनाया गया कि एविडेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे वो कुरान और सुन्ना की मदद से जो है वो देखा जाएगा, यानी किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए मुस्लिम इरा में जो कि सेकंड पीरियड था कुरान को बेस बनाया गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ की बेस कुरान है तो यहाँ पे अब सारे फैसले जो थे वो काजी के जरिए होना शुरू हो गए, यानी काजी को प्रेफर किया जाता था, पहले किंग था अब काजी का सिस्टम आ गया, काजी ने वो पूरे का पूरा सिस्टम जो जस्टिस का वो उसको हैंड ओवर कर लिया, उसको टेक ओवर कर लिया। फिर उस इरा में जो एविडेंस से रिलेटेड चीजें थी वो ये 4 तरह से हमें मिलती थी, यानी कि पहले हमें वो 3 हमने मेन बताई, फिर अब मुस्लिम इरा की बात करें तो ओरल एविडेंस का कॉन्सेप्ट था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का कॉन्सेप्ट था, डायरेक्ट एंड हेयरसे एविडेंस, ये 4 किस्म की एविडेंस जो थी मुस्लिम इरा के अंदर एक्सेप्ट की जाती थी, ठीक है ना। आप लोग इनसे फेमिलियर हैं, मजीद इनको जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर आगे जाके इनका पता भी चल जाएगा, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, डायरेक्ट एंड हेयरसे एविडेंस। और इसमें होता यह था कि बच्चों की जो एविडेंस थी उसको, और जो ड्रंक पर्सन थे उनको, और कुछ केसेस में खवातीन की एविडेंस को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। दिस वाज द सेकंड इरा ऑफ इंडिया जहां पे आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह से लॉ ऑफ एविडेंस की जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, ये उसका मैं बैकग्राउंड बना रहा हूं। एनी कंफ्यूजन, किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, वरना फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड इरा। थर्ड इरा जो था वो ब्रिटेन का था, ठीक है, आपको पता है 1857 में यहाँ पे वॉर हुई, जंग हुई, मुस्लिम्स के पास से हुक्मरानी चली गई और ब्रिटेन ने यहाँ पे जो है वो अपनी रूलिंग जो थी वो कर ली। अच्छा, जब ब्रिटिश का इरा आया ना तो इससे पहले यहाँ पे हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, या आप कह लीजिए कि जैसे हमने जो
एक्ट्स बनाए हैं, लॉ बनाए हैं, इस तरह से हमारे पास मौजूद नहीं था। जैसे मैंने पहले कहा ना कि वो अपनी होली बुक से यूज कर रहे थे, मुस्लिम्स भी कुरान पाक को बेस बना रहे थे, तो कोई रिटन सेट जो लॉ का एविडेंस से रिलेटेड नहीं था। अच्छा, इसके लिए जो सर हेनरी मैन ने सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया। उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया इंडिया के लिए कि जिसमें जो भी आपके एविडेंस से रिलेटेड जो है ना इश्यूज या उनसे रूल्स और रेगुलेशन, उसको उसने बनाया, ठीक है। और ये पहले आया था 1868 में, हेनरी ने बनाया था, लेकिन ये इंडिया के सर्कमस्टेंसेस के लिए अनसूटेबल था, ठीक है। यहाँ पे इसको जो है ना आप कह लीजिए कि अप्लाई नहीं किया जा सक रहा था, क्योंकि यहाँ के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट थे। वो ब्रिटिश का जो स्टाइल है, उनका कल्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट था। सो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद सर जेम्स स्टीफन, ठीक है, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसको उसने इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम दिया, ठीक है। और ये एक बहुत जबरदस्त ड्राफ्ट था। इसीलिए आप अगर आपसे पूछा जाता है कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है या इंडियन एविडेंस एक्ट का जो फादर है, जो इसका ड्राफ्ट करने वाला पर्सन है, उसका नाम जेम्स फिट्जजेम्स है। जेम्स फिट्जजेम्स ने इसका फाइनल बिल बनाया, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया और ये पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया। इनेक्टमेंट इसकी हुई मार्च 1872 को, और जो पूरे इंडिया के अंदर इसको इन्फोर्स कर दिया गया 1 सितंबर 1872 को, ठीक है जी। अच्छा देखिए, अब हमारे पास एक लॉ बन गया एविडेंस से रिलेटेड। आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया कि किस तरह से जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने अपने लिए एविडेंस के लिए जो है वो लॉ बनाए हुए थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिकली डिजाइन जो कि सिर्फ एविडेंस से रिलेट कर रहा था, उसका एक एक्ट भी पास कर दिया और लॉ का हिस्सा बना दिया। 1947 में बन जाता है पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस होगी, हमारे पास कोई हमारा सिस्टम नहीं था कि हम अपने लॉ बना सके। हमने ज्यादातर लॉ जो थे वो इन्हीं से ऑप्ट किए, ब्रिटेन के जो बने हुए लॉ थे, और उनको कुछ चेंजेस के साथ जो है हमने अपने कंट्री में अप्लाई कर दिया। सेम केस इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ हुआ, इसको भी हमने पाकिस्तान में अप्लाई कर दिया। फिर टाइम चलता गया, 80s का जब इरा आया, 80s के इरा में हुआ ये कि जनरल जिया हक साहब का दौर था, वो इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहे थे, वो मतलब इस्लामिक लॉ लेकर आना चाह रहे थे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि इस लॉ को चेंज करने के लिए, इस लॉ को बदलने के लिए एक इस्लामिक, जिसे कह लीजिए वे ऑफ लाइफ के मुताबिक ढालने के लिए इसको कानून शहादत का नाम दिया, ठीक है। असल में एविडेंस को शहादत ही कहते हैं, लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत ही है। उन्होंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या थी? हमारा आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 227 ये कहता है कि आपके मुल्क के अंदर जो एग्जिस्टिंग लॉ है या जो फ्यूचर में बनने वाले लॉ हैं, वो आपके जो है इस्लामिक इंजंक्शन के मुताबिक होने चाहिए, कुरान और सुन्ना के मुताबिक होने चाहिए। इसीलिए हमने फिर इस आर्टिकल को सामने रखते हुए जनरल जिया साहब ने इसको जो था वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वो अपनाने के लिए इसको चेंज कर दिया गया। अच्छा, अब देखिए इसमें चेंजेस इतने ज्यादा नहीं हुए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके ज्यादातर आर्टिकल जो है वो लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट के सेक्शन ही है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन ही है। जी एक सेकंड, कोई पूछना चाह रहा था जी, प्लीज जी ज़काउल्लाह साहब बताइए, बोलिए प्लीज बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया ना जी। मिस्टर ज़काउल्लाह, अदनान सिंधु, आप लोगों ने कुछ पूछना? यू हैव रेज़ योर हैंड, प्लीज पूछिए। जी 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 रेहान बाजवा साहब, आपने कुछ कहना है? नो सर, नो। ओके ओके। अच्छा, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी मैं आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ इस लॉ के बारे में, क्योंकि हमने ये लॉ समझना है, ठीक है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी आइडियोलॉजी को, कि ये बना क्यों है, ठीक है। इसकी बैकग्राउंड आपके माइंड में होगी, तो जब आप आर्टिकल या कोई सेक्शन पढ़ रहे होंगे तो आपको वो आपके माइंड में पूरी स्टोरी चल रही होगी कि किस वजह से हमने बनाया था। अच्छा मैं जी 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 अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब देखिए हम बात कर रहे थे जी कि 227 हमारा जो आर्टिकल 227 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, वो हमें कहता है कि आपके कंट्री के जो लॉ है वो क्या होने चाहिए,
वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन ये जो लॉ था, ये जो हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस था या इंडियन एविडेंस एक्ट था, इसका तो जो बेस था, इसकी तो जो ओरिजिन थी, वो तो सारी की सारी इंग्लिश लीगल सिस्टम थी। आपने भी देखा है, अभी आप जो पढ़ रहे हैं, आपने चीज को अंडरस्टैंड किया है कि असल में तो देखा जाए, इसको तो बनाया ब्रिटेन ने था, और अपने कल्चर के मुताबिक, अपने सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक, अपने रिलीजन के मुताबिक उन्होंने तो ड्राफ्ट किया था ना। ठीक है, वॉइस इशू यार आना नहीं चाहिए। आई थिंक मेरी तरफ से तो वॉइस बिल्कुल क्लियर जा रही है। मुझे पता चल रहा है कि मेरा माइक जो है वो वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए ना, ये माइक मेरा वर्क कर रहा है, तो आप लोग प्लीज अपना जो है ना, एक तो चेक कर लिया करें स्पीकर, ठीक है, और उसको देख लिया करें कि आपका कोई वो डिफॉल्ट में तो नहीं गया हुआ। समटाइम हम एक इंस्ट्रूमेंट से यूज कर रहे होते हैं ना, एक डिवाइस से, तो वो फिर हमारा उसमें हमें वो उसी माइक को वो शो करता है, इसलिए समटाइम वॉइस का इशू आता है। ठीक है, तो अपना आप स्पीकर और माइक दोनों प्लीज चेक कर लिया करें, और जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसको आप जो है वो बनाया करें। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि पहले भी मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे अली साहब है और भी कुछ लोग हैं, तो दे आर सेंडिंग मी मैसेज के कोई इशू नहीं है। आई थिंक वॉइस इज क्लियर। यस, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम अभी तक है? जो मैंने आपको एक स्टोरी, एक कहानी बताई है, असल में मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपका माइंड बन जाए कि हम इस लॉ में पढ़ना क्या चाह रहे हैं। आगे चलते हैं जी। अच्छा देखिए, हम पहुंच गए थे जी 84 तक कि 84 में ज़ियाउल हक साहब ने जो इसको चेंज कर दिया और इसका नाम उन्होंने कानून शहादत रख दिया, और कुछ इसके अंदर कुछ चेंजेस की। अच्छा देखिए, चेंजेस तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी चेंज थी ना, वो इसका एक चेंज था जो कि इसके प्रियम्बल में किया गया। सबसे बड़ा जो चेंज था इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो इसके प्रियम्बल को चेंज कर दिया गया। यानी ज़ियाउल हक साहब ने सबसे जो बड़ा काम किया इस कानून को यूएसओ में कन्वर्ट करने के लिए, वो इन्होंने क्या किया, इसकी प्रियम्बल को चेंज कर दिया। मैं आपके साथ इसकी प्रियम्बल अभी शेयर कर लेता हूं ताकि आप लोगों को वो क्लियर हो जाए। जिनको भी फील हो रहा है ना कि वॉइस ब्रेक कर रही है, प्लीज वो अपना नेट और अपना डिवाइस चेक करिए। अच्छा ये देखिए जी, अब मैं यहाँ पे आपको प्रियम्बल पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे प्रियम्बल जो है वो नहीं शो हो रही। एक सेकंड। अच्छा, कोई मुझे इसकी प्रियम्बल बता सकता है? किसी के पास अगर एक्ट है इस वक्त प्रियम्बल, अगर आप लोगों के पास है तो प्लीज अपने, आप लोगों ने अपने बेयर एक्ट साथ रखने हैं। ठीक है, बेयर एक्ट आपके पास होने चाहिए जब भी आप एक जी। देखिए, प्रियम्बल को मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि ये जरा क्लियर हो जाए। प्रियम्बल ये कहता है, वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू रिवाइज, amend and consolidate the law of evidence so as to bring in conformity with the injunction of Islam। ये एक लाइन है जी जो कि बनाने से पूरे का पूरा इंडियन एविडेंस बदल गया। यानी ये एक लाइन जो थी ना, इसको देखिए, विद द कंफॉर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेट डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना। ये एक लाइन लगने से क्या हुआ जी, इंडियन एविडेंस एक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव बदल गया। इंडियन एविडेंस एक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव बदल गया। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लिखा है इंग्लिश लीगल सिस्टम, इंग्लिश लॉ। ठीक है, यहां पे हमारे पास आ गया क्या, कुरान और सुन्ना, इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। इस एक लाइन ने इसका पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव को बदल के रख दिया। यानी आप ये कह लीजिए कि क्यूएसओ के अंदर इस प्रियम्बल ने इसको पूरे का पूरा चेंज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए तो इस लॉ का असल जो मकसद था वो ऑब्जेक्टिव था, ये वाला ऑब्जेक्टिव था कि इसको हम कुरान और सुन्ना के मुताबिक लेकर आए। बाकी मैंने जो आपको कहानी सुनाई है ना इसकी हिस्ट्री की, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई। वो मैं आपको सारा बता चुका हूँ कि किस तरह से इसको जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट को किस तरह से ड्राफ्ट हुआ, उसकी बैकग्राउंड क्या, वो मैं आपको पूरे का पूरा बता सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके माइंड में अब एविडेंस के बारे में बात आएगी, क्यूएसओ के बारे में बात आएगी, तो आपने देखना है कि वो रूल्स और रेगुलेशन। अच्छा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूँ डेफिनेशन के साथ, जो कि सर जेम्स ने ही बताई थी। इसका फाउंडर सर जेम्स है एविडेंस का, उसी ने इसको डिफाइन किया था। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हमें जरा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सर जेम्स क्या कहते हैं, ये जरा नीचे वाली लाइन देखिएगा, लॉ ऑफ एविडेंस एज द पार्ट ऑफ प्रोसीजरल which
with a view to ascertain individual's right and liabilities in a case decides three things। देखिए जी, आपका पूरा जो अब आप पढ़ेंगे ना आगे जाके QSO, ये सर जेम्स ने उसको एक लाइन में क्लियर कर दिया है। सर जेम्स ने एक लाइन में उसको क्लियर किया कि जी इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है, ये उन्होंने अपने इस डेफिनेशन में बताया कि इंडियन एविडेंस एक्ट का या लॉ ऑफ एविडेंस का मकसद क्या है। क्या ये कहता है जी, दोबारा इसको देखिए, यहाँ पे कहता है कि with a view to ascertain individual's right and liabilities in a case, ठीक है, जहां पे अब ये तीन चीजें इसने बताई, वो तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक सेकंड दीजिए। अब वो तीन चीजों में हमारे पास जो है ये है ये तीन चीजें। अब जरा आपने इनको और से देखना है, और ये आपको लॉ ऑफ एविडेंस की पूरी स्कीम समझा देगी। ये जो तीन चीजें हैं ना, अगर आप इन तीन चीजों पे फोकस करते हैं तो आपको QSO की पूरी स्कीम की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नंबर वन, ये जेम्स जो है, फिर जेम्स हमें बता रहा है कि एविडेंस एक्ट को बनाने का मकसद क्या होता है, क्यों हम बनाते हैं। उसने कहा तीन चीजें। नंबर वन, व्हाट फैक्ट्स मे एंड व्हाट फैक्ट्स मे नॉट बी प्रूव। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है जी, कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव किया जा सकता है और कौन से ऐसे फैक्ट है जिनको प्रूव नहीं किया जाएगा, ठीक है, जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता। ये पहला एक पॉइंट हो गया जो जेम्स। आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? अली, आप मुझे कंफर्म करेंगे कि आवाज मेरी आ रही है कि नहीं, वो लोग जो पहले ऑनलाइन क्लास में से पढ़ते हैं। अली, यस, ठीक है। सदफ, आप ये प्लीज क्लियर कीजिएगा। आ रही है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमारी, तो प्लीज पहले आप जो है ना अपने डिवाइस की सेटिंग चेक कर लिया करें, ठीक है। मुझे अगर मेरी वॉइस नहीं ना आएगी, मुझे खुद पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ये माइक मेरा शो हो रहा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है। देखिए ये ब्लिंकिंग इसकी हो रही है ना, इट शोज कि मेरी वॉइस आ रही है। जहां पे ये नहीं होगा मुझे पता चल जाएगा कि मेरी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब मेरी तरफ से आवाज ठीक जा रही है। आप अपना प्लीज जो है वो चेक कर लीजिए। अच्छा, आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो हमने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी इसको लेके चले। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने ये कहा कि सर जेम्स ने एक डेफिनेशन दी हमें QSO के लिए, जो कि बेसिकली एविडेंस एक्ट की थी, लेकिन हम अप्लाई इसको QSO पे भी कर रहे हैं। तो QSO के सारे आर्टिकल एविडेंस एक्ट के ही हैं, ठीक है, सिवाय 4 या 5 चेंजेस के। पूरे का पूरा वो लॉ एज इट इज है। इसका मतलब है अगर आपने QSO को समझना है तो आपने जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो पर्पस था, जो ऑब्जेक्टिव था, जो उसकी हिस्ट्री थी, उसको जरूर अंडरस्टैंड करना है, उसकी स्कीम को जरूर अंडरस्टैंड करना है कि वो कैसे ड्राफ्ट हुआ था, उसके अंदर किस तरह से सेक्शंस। अगर वो समझ नहीं आएंगे तो QSO की समझ नहीं आनी। अच्छा, अब चलते हैं जी। डेफिनेशन हम बता रहे थे, जेम्स जो सर जेम्स ने बताया, उसने कहा सबसे पहले व्हाट फैक्ट्स मे एंड व्हाट फैक्ट्स मे नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। आपका आधा QSO इस चीज के ऊपर घूमता है, ठीक है। फैक्ट्स, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट्स इन इशू, इररेलेवेंट फैक्ट, आधा QSO इसी के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है। नंबर 2, व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस मस्ट बी गिवन टू अ फैक्ट व्हिच मे बी प्रूव्ड। अब ये देखिए, जिसमें हमने पढ़ना है कि कौन कौन सी एविडेंसेस आ सकती हैं, ओरल एविडेंस की क्या वैल्यू है, डॉक्यूमेंट्री की क्या वैल्यू है। यानी इसके अंदर उसने जितनी भी जो वो जो वे थे, जो सिचुएशन थे एविडेंस को देने के, वो इसने बता दिए, ठीक है। भाई होम, अब देखिए 2 पॉइंट हो गए। पहले कौन से फैक्ट प्रूव हो सकते हैं और दूसरे में कौन से फैक्ट प्रूव नहीं होंगे। पहला पॉइंट उसने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरे में कहते हैं कि किस तरह की जो है वो एविडेंस आ सकती है। इसके लिए मैं आपके साथ एक और यहाँ पे मेरी स्लाइड बनाई, वो शेयर कर लेता हूँ। ये देखिए, ये सारी एविडेंस की टाइप्स है ना, ये जो आप एविडेंस देते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस है, फिर उसके अंदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मॉडर्न डिवाइसेस होते हैं। ये सारे का सारा हमारा QSO में मौजूद है ना। और ये यहाँ पे ये डेफिनेशन में हमें क्या है, देखिए हमें डेफिनेशन में यही चीज बता रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस मस्ट बी गिवन टू अ फैक्ट व्हिच मे बी प्रूव, कि कौन से एविडेंसेस होंगी जो फैक्ट को प्रूव करने के लिए दी जाएगी। और ये हमारे जो QSO है उसके अंदर लिखा हुआ है। QSO में आपको ये सारा मिलेगा।
और वो जो पहले था कि कौन लोग विटनेस हो सकते हैं, कौन से फैक्ट जो है वो रेलिवेंट हो गए, वो ये है आपका रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट। ये अगर आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही आपका क्यूएसओ का ये है, रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट। ये जो इसने सबसे पहले बात की है, ये देखिए, व्हाट फैक्ट्स एंड मे नॉट बी, जो उनको प्रूव किया जा सकता है या इनको प्रूव नहीं किया जा सकता। तो वो रेलिवेंट फैक्ट्स का सारे के सारा हमारा क्यूएसओ, जैसे मैंने कहा 50% क्यूएसओ फैक्ट्स, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू की बात करेगा। दूसरे में हमने बता दिया कि किस तरह की हमें एविडेंसेस जो है वो एक्सेप्ट की जाएंगी, एडमिसिबिलिटी किस किस्म की एविडेंस की होगी और कौन सी एविडेंस अदालत जो है वो नहीं मानेगी। तीसरा पॉइंट, बाय होम एंड इन व्हाट मैनर द एविडेंस मस्ट बी गिवन बाय व्हिच अ फैक्ट इज प्रूव्ड। ये फिर वही बात आ गई कि जी क्या तरीकाकार होगा, किस तरह से कोर्ट में लाया जाएगा, उसके क्रेडिट को जैसे हम पीच करते हैं, ये सारी चीजें जो है इसने आपको इस तीसरे पॉइंट में बता दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसके 3 ही हिस्से बनेंगे। आपको पता है कि हमारे क्यूएसओ के 3 ही पार्ट है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसको क्यूएसओ के साथ रिलेट करता चला जाऊंगा, यानी आपने अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना है कि हमारे क्यूएसओ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट भी इसी तरह से बनाना था, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे जो क्यूएसओ के 3 हिस्से होंगे, अब वो अगर आपको पता हो तो वो हमारे पास के 3 हिस्से हैं। ये देखिए, पार्ट 1 हमारे पास आएगा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का, पार्ट 2 आएगा ऑन प्रूफ का, और पार्ट 3 आएगा प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस का। ये आपका पूरे का पूरा क्यूएसओ का एक किस्म से आपकी स्कीम है कि आपने पूरे क्यूएसओ के अंदर ये चीज पढ़नी है, 3 चीजों की बात करनी है। ये 3 चीजें जो है आपने डिस्कस करनी है, इन 3 चीजों को आपने देखना है कि किस तरह से जो है वो गवाही दी जाएगी, कौन गवाही देगा, किसको अलाउ किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से फैक्ट होंगे जो प्रूव किए जा सकते हैं, कौन कौन से फैक्ट होंगे जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता, कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे, कौन से फैक्ट जो है वो इररेलेवेंट होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसी सिचुएशन भी होगी कि कुछ लोगों को अलाउ ही नहीं किया जाएगा कि वो एविडेंस दें, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मैं आपके साथ 1 मिनट वो शेयर करता हूँ, 1 मिनट दीजिए, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। जस्ट अ मिनट जी, 1 सेकंड, 1 मिनट से भी आपके साथ। अच्छा जी, ये देखिए, अच्छा अब देखिए हमारे पास अब क्या सिचुएशन बन गई थी। पहले ही सिचुएशन हो गई कि कौन लोग गवाही देंगे, विटनेस देने के लिए कौन आ सकता है, ठीक है। वो जो आप पढ़ेंगे आर्टिकल 3 और 17, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी लोग गवाही देने के लिए आ सकते हैं वो सबसे पहले उस कैटेगरी में उसमें बना देने हैं, हु मे टेस्टिफाई, और किसको जो है वो विटनेस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा आ जाएगा कि इनकी टाइप्स क्या होगी, एविडेंस की टाइप्स क्या होगी। जैसे हम वो शुरू में पढ़ते आ रहे थे कि जी वो एक ने कहा साक्षी है, ठीक है, और फिर इसी तरह से लेखियो था, या फिर हमने उसको मुस्लिम इरा में पढ़ा कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हेयरसी एविडेंस है। अब वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, वो सारे कॉन्सेप्ट आपने अपने जेहन, पोजेशन का वर्ड हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी आप देखें कुछ पोजेशन दूसरे की किसी की कस्टडी में होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे की पोजेशन में होते हैं, हम क्या उनको मंगवा सकते हैं कि नहीं मंगवा सकते, ये वो पहले वाला पॉइंट आ गया। यानी आप अगर देखेंगे जो ये बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, जो मैंने इसकी हिस्ट्री बताई है, इसको अगर आप अपने सामने रखेंगे तो आपको क्यूएसओ को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है जी। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज उसके बाद फिर हम इसकी एक स्कीम की तरफ चलते हैं कि क्यूएसओ की क्या स्कीम है। यहां तक मैं आपको सिर्फ इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इस लॉ की बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री, इसके ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है चीज का तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। मैंने इसका प्रीएम्बल का थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रीएम्बल ने पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया। ये असल में एक एडजेक्टिव लॉ है। एडजेक्टिव लॉ होता है कि जो एक किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, तो हमारा क्यूएसओ कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। जैसे आप कहेंगे जी कि कौन कॉम्पिटेंट विटनेस है, कौन कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, किस तरह से उसको टेस्टिफाई किया जाता है, कोलैबोरेशन कैसे होगी, यानी ये सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है। फिर इसी तरह से हम इसको कहते हैं कि ये प्रोसीजरल भी है एज वेल एज सब्सटेंटिव भी है, ठीक है। यानी अगर देखा जाए
तो ये बहुत जबरदस्त एक लॉ बना है कि जो कि आपकी सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ एज वेल, और प्लस बेसिक जो इसकी प्रॉपर्टी है वो एक एडजेक्टिव लॉ है। और इसका जो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही जो था ना, वो पाकिस्तान के अंदर जो गवाही देने से रिलेटेड लॉ था, जो एविडेंस से रिलेटेड लॉ था, उसको कुरान और सुन्ना के मुताबिक लेकर आना था। ठीक है, अगर आपको ये पहले वाली स्लाइड में आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये आपसे लोग पूछ सकता है कि एविडेंस का मतलब जो है एविडेंस से ड्राइव हुआ है, और इसका मतलब होता है टू प्रूव, टू शो क्लियरली, टू डिस्क्लोज। ठीक है, और जो हमारे पाकिस्तान में ये जो इसकी जो इन्फोर्समेंट हुई थी वो 1984 में हुई थी। 28 अक्टूबर 1984 को ये इन्फोर्स किया गया था। 5 जुलाई जो है वो 1984 को इसकी इनेक्टमेंट हुई थी, और 28 अक्टूबर 1984 को इसको पूरे पाकिस्तान में इन्फोर्स कर दिया गया था। इसकी जो इन्फोर्समेंट है पूरे पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो वर्ड है वो पूरा पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हुआ है कि पाकिस्तान के हर प्रोविंस के अंदर ये यूज हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर? कंफ्यूजन जी? जी कैंडिडेट, प्लीज कोई पॉइंट आपने पूछना है तो यू मे आस्क, ये मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ जी। कोई पॉइंट अगर किसी ने ऐड करना है तो प्लीज 5 मिनट है, फिर उसके बाद हम दूसरा स्टार्ट करेंगे जी। जी कोई भी देखिए, हमने इसको 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है, ये आपका टारगेट है। मैं अभी कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ मैं आपको कल का होमवर्क दे दूंगा। मैंने आपके साथ शेड्यूल शेयर किया था, एक दिन आपकी क्लास है, एक दिन आपको मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि हमने इसको समझना भी है और कुछ हमने जो है वो चीजें मेमोराइज भी करनी है। देखिए हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें उसने चीज मेंशन किया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है और ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो हमें पहले एक दफा इसका पूरा ओवरव्यू लेना है, ठीक है, पूरे क्यूएसओ का। जब वो पूरा ओवरव्यू आपके पास आ जाएगा तो फिर हम इसको देखेंगे कि अगर यही क्वेश्चन एक जो कि आप ऑब्जेक्टिव व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो आपको सब्जेक्टिव में लिखना पड़ जाता है तो आप वो कंटेंट कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट्स नोट्स के पीछे भागते रहते हैं। प्लीज 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 डोंट गो फॉर दैट, कोई जरूरत नहीं है नोट्स की। जैसे सर बाबर कहते होते हैं, बेयर एक्ट अपने पास रखिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। मैं ये कोई 15वीं दफा नए नोट्स बना रहा हूँ, अगर आके देखे तो मैंने कल की डेट लिखी है, दोबारा बने। जब भी आप पढ़ना शुरू करें अपने नोट्स बना लें, खुद के बना लें, ऑटोमेटिकली। यही देखिए कल मैंने ये बनाई है आज की डेट का, इससे पहले भी बहुत बने होंगे, लेकिन मैं जब भी लेक्चर डिलीवर करना हो तो मैं नए नोट्स बना लेता हूँ, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो उससे आप कुछ चीजों को प्रिसीव करते हैं। अच्छा, बड़ा पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने जब आपको ये चीज समझा रही है ना फैक्ट्स की, ये जो मैं आपको 5 सेंसेस की बात कर रहा हूँ ना, कि आपके 5 सेंसेस जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आप चीजों को सुनते हैं, आपका ब्रेन उसको और तरह से एक्सेप्ट करता है। आप चीजों को देखते हैं, उसको ब्रेन और तरह से एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यकीन करिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, रिटन प्रैक्टिस, आपकी फिंगर्स आपको बताएंगी कि आप गलत कर रहे हैं। आप जहां पे गलती कर रहे होंगे आपकी फिंगर्स स्टॉप हो जाएंगी, आपको, अगर आपने पढ़ा हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट हो, अगर आपको चीजें याद। ठीक है जी स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, यहाँ पे अब ये मीटिंग होने लगी है खत्म, क्योंकि 40 मिनट की हमारे पास टाइम होता है, 40 मिनट में जो मीटिंग खत्म हो जाती है। तो अभी आप लोग जो है वो 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। 20 मिनट की मजीद क्लास है, उसमें मैंने आपको इसकी स्कीम थोड़ी सी समझानी है, ताकि आपको मैं फिर आपके लिए टास्क दे दूं। देखिए आप लोग सब लोग माशाल्लाह से प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मैच्योर हैं। आप लोगों को सिर्फ मैंने एक डायरेक्शन बतानी है, बाकी हिम्मत और जो कोशिश वो आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, जितना मेरे से मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी चीजें वो सारी मैं करूंगा, मेहनत आप लोगों ने ही करनी। ठीक है जी, आप लोग प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए 5 मिनट के बाद। ठीक है, ये मीटिंग एंड होने लगी है। काफी